बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेज़र में इससे पहले हमने जिस टॉपिक को स्टडी किया उसमें हमने ये देखा कि थर्मल इक्विलिब्रियम में हाई एनर्जी लेवल और लो एनर्जी लेवल में जो पॉपुलेशन है उसकी जो रेशो है वो किसके बराबर है, ई रेज़ टू द पावर माइनस डेल्टा ई ओवर के टी। और डेल्टा ई का मतलब है एनर्जी गैप बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल्स, यानी एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट के दरमियान। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और जो टी है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी केल्विन में जो टेम्परेचर को ज़ाहिर करना है। अब इस सिचुएशन से हमें ये पता चल गया कि हम थर्मल इक्विलिब्रियम में जो मर्ज़ी पुट कर लें, N2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, N1 के बराबर आ सकती है मैक्सिमम थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और वो भी अप्रॉक्सीमेटली, यानी ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि N2 इज़ ग्रेटर देन N1। तो थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो कभी भी पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली जो स्कीम है वो आपको जो है वो नहीं दे सकता। फिर हमने देखा कि अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं मिल रही तो लाजमी सी बात है हमें पंपिंग करनी पड़ेगी। तो हमने पंपिंग की और उस पंपिंग के नतीजे में हमने ये देखा कि आप पॉपुलेशन इन्वर्जन कर सकते हैं, यानी N2 को किसी तरह N1 से जो है वो ग्रेटर कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी हमने देखा कि फ्लॉ ये था कि जो 2 एनर्जी लेवल लेज़र सिस्टम होता है उसमें कभी भी आप पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं कर पाएंगे। उसमें बेस्ट जो आप अचीव कर पाएंगे वो ये होगा कि N2 और N1 बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, 50% हायर एनर्जी लेवल में, 50% लो एनर्जी लेवल में। तो इसलिए हमें फिर नए लेज़र सिस्टम तलाश करने पड़े, 3 लेवल लेज़र सिस्टम या 4 लेवल लेज़र सिस्टम। अब वो उन दोनों में भी आपने ये देखा कि 3 लेवल लेज़र सिस्टम जो है एक्चुअली में उसमें फ्लॉ ये था कि 3 लेवल लेज़र सिस्टम जो है उसमें पंपिंग रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, यानी उसकी एफिशिएंसी जो थी वो कम थी। लेकिन 4 लेवल लेज़र सिस्टम ने वो मसला भी हल कर दिया कि 4 लेवल लेज़र सिस्टम जो है वो 3 लेवल के मुकाबले में ज़्यादा एफिशिएंट निकला। इसका मतलब है हम इस नतीजे पे पहुँचे कि पंपिंग के साथ आप पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स जो हैं उनके दरमियान जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी ये वाली कंडीशन जो है वो अचीव कर सकते हैं। अगर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने में कामयाब हो गए हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हम लेज़र जो है वो बिल्ड कर सकते हैं? तो आंसर है पार्शियली यस और पार्शियली नो। उसकी रीज़न क्या है कि आप पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर चुके हैं। अब स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है इस वक्त। यानी अगर हाई एनर्जी लेवल में एटम ज़्यादा होंगे तो वहाँ से नीचे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अब जब एमिशन होगी उस एमिशन के नतीजे में आपको जो फोटोन्स मिलेंगे उन फोटोन्स के अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत ही जो है वो कॉमन होंगी। वो क्या होंगी कि वो मोनोक्रोमेटिक होंगे, और नंबर 2 दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हैं कोहेरेंट होंगे, ठीक है। लाजमी सी बात है स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से निकल रहे हैं, तो जो इंसिडेंट फोटोन है उसके साथ मोनोक्रोमेटिक भी हैं और कोहेरेंट भी हैं। लेकिन अगर आपने जो मीडियम यानी जो ज्योमेट्री इस्तेमाल की है, यानी जिस मीडियम के अंदर ये सारा काम हो रहा है, जिस ट्यूब के अंदर ये काम हो रहा है, या जिस भी पर्टिकुलर ज्योमेट्री के अंदर ये काम हो रहा है, अगर आपने उस ज्योमेट्री को ओपन रखा हुआ है, वाइड ओपन रखा हुआ है, यानी स्फेरिकल शेप में रखा हुआ है या किसी क्यूबिकल शेप में रखा हुआ है, तब तो लाइट के पास बहुत सारे चांसेस हैं कि वो किसी भी डायरेक्शन से क्या हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी। इसका मतलब है आपको क्या करना है, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि लेज़र बीम को आपने क्या बनाना होता है, यूनी डायरेक्शनल बनाना होता है। यूनी डायरेक्शनल बनाने की वजह ये होती है कि आपको इंटेंस बीम चाहिए, तो इंटेंसिटी तो उसी वक्त बढ़ेगी जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप सारे के सारे फोटोन्स को फोकस कर देंगे। तो उस वक्त आप जो है ऑप्टिकल रेजोनेटर, यानी जैसे आप रेजोनेंस करवाते हैं, जैसे आपने ऑसिलेटर्स पढ़े हुए हैं, हमने एक ऑसिलेटर वाली कन्फिग्रेशन जो है वो बनानी है। और ऑसिलेटर वाली कन्फिग्रेशन ये है कि लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ क्या करे, मूव करे। तो जब वो लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मूव करेगी तब ही आपको लेज़र जैसी इंटेंस जो है वो बीम मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो वो लाइट एम्पलीफायर के तौर पे तो काम ज़रूर करेगा यहाँ तक जो सिचुएशन है, लेकिन कभी भी वो लेज़र जैसी इंटेंस बीम जो है वो नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है ऑप्टिकल रेजोनेटर वाली जो कन्फिग्रेशन है
ये क्या है, नहायत ही ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? लेज़र को बिल्डअप करने के लिए। अब ये जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है, इनकी शेप्स क्या होनी चाहिए, किस तरह आपने जो है वो रखना है। फ़िलहाल आप जस्ट यही समझें कि ये हमारे पास एक ट्यूब है जिसके अंदर कोई लेजिंग मटेरियल मौजूद है। यानी फ़र्ज़ कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र बना रहे हैं, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद है। आप रेजोनेटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे कि ये जो इसकी ऊपर वाली दीवारें, यानी ये समझिए ये ट्यूब है, तो ये जो इसकी सरफेस है, ठीक है, लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस, इसको आप बनाएं ओपैक, यानी ये बिल्कुल गैर शफाफ हो, इसमें से लाइट एस्केप करने का चांस ही ना हो। लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर आप रखें मिरर। ये जो मिरर रखेंगे ये होगा 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर, ठीक है। यानी फोटोन अगर इसे टकराया तो वो एस्केप नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकल सकता, सारा का सारा यानी जो उसकी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आप जो है वो एक और रिफ्लेक्टर रखें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 90% रिफ्लेक्टिंग मिरर है, तो वो 100 फोटोन अगर उससे टकराएंगे उनमें से 90 फोटोन्स को तो वापस भेज देगा, लेकिन बाकी 10 फोटोन जो हैं वो एक बीम की शक्ल में यहाँ से जो है वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये ऑप्टिकल रेजोनेटर जैसी जो है वो एक बेसिक सी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने जो है वो रखते हैं। अब हम जो है वो ये कॉन्फ़िगरेशन को तो हमने डिटेल से बाद में पढ़ना है। अब हम जो है वो बात कर लेते हैं सबसे पहले किस चीज़ की, एम्प्लीफिकेशन की। किस चीज़ की? लाइट की। कि लाइट की एम्प्लीफिकेशन होगी कैसे। तो फ़िलहाल अज्यूम करें कि हमारे पास इसी तरह का एक जो है वो ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर जो है वो क्या है, एक मीडियम है, और वो अब्जॉर्बिंग मीडियम है। अभी आप सेकेंडरी लेवल में या ऑप्टिक्स में आप कम से कम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी मीडियम में, गैसियस मीडियम के अंदर लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है। कैसे डिक्रीज़ होती है? डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसका मतलब जितना दूर चलते जाएंगे इंटेंसिटी जो है वो क्या करती जाएगी, फॉल करती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। अब आप जो है वो क्या करते हैं, इसको जो है वो लेते हैं ट्यूब वाली एक शक्ल में, जैसे हमने यहाँ पर जो है वो क्या की, एक ट्यूब वाली जो है वो शक्ल ले ली। जब किसी सॉलिड मीडियम में से या लिक्विड वगैरह ही कह लें, उस मीडियम में से लाइट गुजरती है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है फिर वो इस तरह से डिक्रीज़ नहीं करती, उसकी इंटेंसिटी जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करती है। उसकी इंटेंसिटी होती है e⁻⁻⁴ और ये जो अल्फ़ा है इसे कहा जाता है अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रेजुअली, यानी जैसे एक्सपोनेंशियल डिकेइंग ग्राफ होता है वो उस तरह का ग्राफ बनेगा, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इंटेंसिटी जो है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज़, एक्सपोनेंशियल डिके जो है वो होगा उसके अंदर। अज्यूम करें कि आप बाहर से फोटोन्स की एक बीम जिसकी इंटेंसिटी कितनी है I0, वो ला के इसके एक साइड से जा टकराते हैं। अब इसके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, लाजमी सी बात है वो उनको अब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। अगर हम अज्यूम कर लें कि N2 0 है, यानी हाई एनर्जी लेवल में इस वक्त कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, तो लाजमी सी बात है सारे के सारे एटम जो हैं वो लो एनर्जी लेवल में होंगे। इसका मतलब है सारे के सारे जो है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में यानी ग्राउंड स्टेट में है। इसका मतलब है N1 की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है इस वक्त। तो उस वक्त आप देखते हैं कि उस वक्त किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, अब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और जो स्टिमुलेटेड एमिशन का चांस है वो इस वक्त ज़ीरो है, क्योंकि हाई एनर्जी लेवल में कोई फोटोन ही एटम ही मौजूद नहीं है। नेक्स्ट, अगर सिचुएशन यूँ है, बिल्कुल उल्ट है कि N1 0 है, इसका मतलब है ग्राउंड स्टेट में कोई एटम है ही नहीं इस वक्त, और सारे के सारे एटम कहाँ पर मौजूद हैं, हाई एनर्जी स्टेट में। तो उस वक्त लाजमी सी बात है जब नीचे कोई एटम ही मौजूद नहीं है ग्राउंड स्टेट में, तो अब्जॉर्प्शन का चांस ज़ीरो है, और इस वक्त जो एमिशन है यानी स्टिमुलेटेड एमिशन जो है उसका जो चांस है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो दो सिचुएशन हैं, लेकिन इन जनरली ऐसा नहीं होता। तो इन जनरली तो जो है वो ये जो वेव होती है, कुछ एटम हाई एनर्जी लेवल में होते हैं, कुछ लो में होते हैं, तो अब्जॉर्प्शन भी चल रही होती है, साथ साथ एमिशन भी जो है वो होती है। तो अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी तो एमिशन ज़्यादा होगी और अब्जॉर्प्शन जो है वो कम जो है उसके चांस होंगे। खैर ये इंटेंसिटी जो है वो I0 है, मैक्सिमम इंटेंसिटी इस पॉइंट पे है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इस ट्यूब का ये वाला जो कॉर्नर है, लेफ़्ट कॉर्नर, ये इस वक्त यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, ज़ीरो। अब जैसे जैसे
ये बीम ऑफ फोटोन आगे की तरफ चलेगी, तो लाजमी सी बात है यहाँ पर जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो उन फोटोन्स की एनर्जी को क्या करना शुरू कर देंगे, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है बीम की इंटेंसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कुछ लम्हे के बाद फ़र्ज़ करें यहाँ पर जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, उस डिस्टेंस को मैं क्या कह देता हूँ, आई कह देता हूँ, एक्स कह देता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर जब बीम पहुँचती है तो उसकी इंटेंसिटी को मैं कह देता हूँ आई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। कुछ देर के बाद बीम एक नए पॉइंट पे पहुँच जाती है यहाँ पर, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल फासला जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फासला x, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फासला है डेल्टा x। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो होगी I इज़ अ फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x। यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, यहाँ पर इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ पर इंटेंसिटी और कम होगी। अब ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो इंटेंसिटी है उसमें जो चेंज आया है उसको मैं DI कह देता हूँ। अब ये जो चेंज आया है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर 1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, इंटेंसिटी के, कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी थी और इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल इंटेंसिटी कितनी थी यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। उसकी रीज़न ये है कि अगर यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब है बीम में फोटोन ज़्यादा हैं तो अब्जॉर्प्शन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, इसका मतलब है इंटेंसिटी में चेंज भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और अगर यहाँ पर ही फोटोन की तादाद बहुत कम है, बीम जो है वो बहुत डिम है, तो उसकी जो है वो अब्जॉर्प्शन रेट भी कम हो जाएगा, तो उसकी जो इंटेंसिटी में चेंज आएगा वो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी चीज़, DI किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DX के। इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान अगर डिस्टेंस बहुत कम कर दिया जाए, मैंने यहाँ पर डेल्टा से ज़ाहिर किया, तो वेरी स्मॉल यानी जो डिफरेंशियल डिस्टेंस होता है उसको किस चीज़ से ज़ाहिर कर दिया जाता है, DX से। तो DI इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DX हो जाएगा। जितना ज़्यादा ट्रैवल कर रहेगा लाजमी सी बात है उतनी ही ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी और बीम की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अब आप इसको एक ही शक्ल में लिख दें, I इंटू DX और साथ क्या लगा दें, कोई कोफिशिएंट लगा दें कांस्टेंट, जिसको अल्फ़ा कह दिया, जिसको अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहा, साथ एक नेगेटिव साइन, क्योंकि इंटेंसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कम हो रहा है, इंटेंसिटी कम हो रही है, इसलिए साथ जो है वो नेगेटिव साइन। यहाँ से आप इस इक्वेशन को ये शक्ल दे दें, DI ओवर I इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा DX। अब आप क्या करें कि ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लें। ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व करना है तो दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो मैं ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी इंटीग्रेट कर देता हूँ। यहाँ पर भी DI ओवर I इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ I माइनस अल्फ़ा। DX की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, लेकिन इंटीग्रेशन का कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, मैं उसको c कह लेता हूँ कांस्टेंट को। अब आपने कहा था कि जब x 0 था, यानी मैं कहा जब x 0 था उस वक्त जो इंटेंसिटी थी वो मैक्सिमम थी और वो किसके बराबर थी, I0 के बराबर थी। तो यहाँ पर x की जगह 0 पुट करें, इसे इनिशियल कंडीशन कहते हैं। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो I की जगह I0 पुट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा log ऑफ I0 इज़ इक्वल टू 0 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ I0 और वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। तो log ऑफ I इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू लॉग ऑफ I0। ये I0 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो log ऑफ I माइनस log ऑफ I0 इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा एक्स। और आप जानते हैं कि जब लॉगरिथम माइनस हो रहे हों तो उनको एक ही लॉग में डिवाइड करके लिखा जा सकता है, तो ये आपने बचपन में ही पढ़ा हुआ है। अब ये नेचुरल लॉगरिथम को ख़त्म करना है तो दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो I ओवर I0 इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, और यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा I इज़ इक्वल टू I0 ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। तो ये आपको बता रही है कि इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो ये आपके पास जो है वो एक सिचुएशन जिसको हम जो है वो यहाँ पर जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो एक्चुअली में ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, इसको मैं थोड़ा सा रीफ्रेज करके यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ DI ओवर DX, ये DX को मैंने इधर डिवाइड कर दिया, इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा I, यानी ये इक्वेशन है। और साथ इसका जो सोल्यूशन है वो ये है I इज़ इक्वल टू
आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा और साथ जो है वो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो ये इसको हम जो है वो अब साइड पे लिख लेते हैं। अब मैं एक दो एग्जांपल जो है वो सबसे पहले ट्राई करता हूँ यहाँ पर। एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक मीडियम है, यानी ये जो ट्यूब है उसकी जो लेंथ है वो है 0.1 मीटर, और इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है उसका जो अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है अल्फ़ा जिसे कहा जाएगा, वो अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है 1% पर मिलीमीटर। इसका मतलब है कि 1 मिलीमीटर फासला जब भी बीम इसमें ट्रेवल करेगी तो उसकी इंटेंसिटी में 1% कमी आ जाएगी। 1% परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100, तो 1 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1। और पर मिलीमीटर को यूँ भी लिखा जा सकता है, मिलीमीटर इनवर्स यूँ। तो अगर ये मिलीमीटर में है तो इसको भी अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब ये पूछा जाएगा कि जब इतना फासला बीम ट्रैवल कर लेगी, 100 मिलीमीटर ट्रैवल कर लेगी, तो उसकी इंटेंसिटी में कितनी कमी आ जाएगी। तो आप जानते हैं I = I नॉट ई रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, जो अभी हमने निकाला। तो I नॉट ई रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा 0.01 और x की जगह आ जाएगा 100। इसका यूनिट है मिलीमीटर, इसका यूनिट है मिलीमीटर इनवर्स, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो जस्ट एक कांस्टेंट नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो अब आप जो है वो क्या कर सकते हैं, ई रेज टू द पावर -1 आ जाएगा। ये 100 है, ये 0.01 है, तो मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा 1। और ई रेज टू द पावर 0.1 -1 होता है, वो होता है 0.368, या जिसको हम 0.37 राउंड ऑफ करते आए हैं अभी तक। तो इसका मतलब है अब जो इंटेंसिटी रह गई है वो 36.8% ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी। स्टार्ट में जितनी भी इंटेंसिटी थी उसका 36.8% जो है वो रह गई है। तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी जो है वो क्या हो चुकी है, काफ़ी कम हो चुकी है। तो एक इस चीज़ को आप जो है वो जहन में रख लें। अब नेक्स्ट जो है वो हम क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा काम है वो ये है गेन कोफिशिएंट निकालना। इसमें तो हमने अब्जॉर्प्शन में देखा कि जो इंसिडेंट बीम है उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है, ये तो इंसिडेंट बीम के साथ जो है वो हो रहा है। अब हमने ये देखना है कि जो लेज़र बीम जो है वो बन रही है उसकी इंटेंसिटी जो है वो किस तरह से जो है वो इंक्रीज़ करेगी, यानी गेन कोफिशिएंट जो है वो हमने फाइंड करना है। यानी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने एक ऑप्टिकल रेजोनेटर वाली कन्फिग्रेशन बना ली है और उसके अंदर जो है वो लेज़र जो है वो बैक एंड फोर्थ जो मूव कर रही है और वो यूनी डायरेक्शनल बीम जो है वो बन चुकी है। तो अब हम उसका गेन कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं। अज्यूम करें कि आप एक बीम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं बाहर से, जिसको आप कह रहे हैं कि वो पंपिंग के लिए ज़रूरी है। उस बीम की जो इंटेंसिटी है, यानी जो इंसिडेंट बीम है उसकी जो इंटेंसिटी है उसको आप कह दें कि वो है आई। और ऑप्टिक्स में आप जानते हैं इंटेंसिटी को ना इरेडियंस कहा जाता है। ये जो इंटेंसिटी होती है वैसे इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। का मतलब ये होगा कि यूँ होगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कुछ इस तरह से सिचुएशन होगी। अब आप जानते हैं फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है HF। तो आपने एक फोटोन की एनर्जी लिख दी है HF, लेकिन एक फोटोन तो नहीं होगा, उसमें तो बहुत सारे फोटोन्स होंगे। तो फ़र्ज़ कर लें उसके अंदर फोटोन्स की जो तादाद है वो है n, तो टोटल फोटोन्स की तादाद है n, ये स्मॉल n की बात मैं कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। अब आप ऐसा करें कि इसको लेंथ से मल्टीप्लाई भी कर दें और लेंथ से डिवाइड भी कर दें। होगा क्या, x इंटू ए, एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम होता है, और स्मॉल n का मतलब था नंबर ऑफ़ फोटोन्स। तो नंबर ऑफ़ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हमने यहाँ पर n से ज़ाहिर किया हुआ है, कैपिटल N से, साथ आ जाएगा HF। x/t डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्या चीज़ होती है, स्पीड। तो ये आ जाएगी स्पीड, जिसको u से फ़िलहाल मैंने ज़ाहिर कर दिया। वैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो क्या होती है, c, लेकिन लाजमी तो नहीं है कि यहाँ पर वैक्यूम, हमें तो यहाँ पर कोई मीडियम रखा हुआ है, तो हर मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट की वो मुख्तलिफ होती है, वो डिपेंड करता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो खैर हमें फ़िलहाल जो है वो यहाँ से इस चीज़ को ध्यान में रख लेना कि हमने जो बीम यहाँ पर इंसिडेंट करवाई है बाहर से,
उसकी जो इंटेंसिटी है वो होगी NHF इंटू यू, और यू का मतलब है स्पीड ऑफ दैट इंसिडेंट लाइट या रेडिएशन इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। अब होगा क्या कि इस बीम के जो फोटॉन्स हैं उनमें से कुछ फोटॉन्स को हाई एनर्जी लेवल में मौजूद एटम के साथ टकराना पड़ेगा, और कुछ जो है वो लो एनर्जी लेवल में मौजूद एटम के साथ टकराएंगे। यानी जिन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान लेज़र ट्रांजिशन हो रही है, एक्चुअली में फोटॉन्स उन दोनों के साथ ही जो है वो टकराएंगे। अब होगा ये कि जो हाई एनर्जी लेवल वाले फोटॉन्स के साथ टकराएंगे वो वाले फ़ोटोन तो अब्जॉर्ब नहीं होंगे, बल्कि उनके बदले में हमें मज़ीद फ़ोटोन मिलेंगे, क्योंकि जब हाई एनर्जी लेवल वाले फ़ोटोन के साथ एटम के साथ फ़ोटोन टकराया तो स्टिमुलेटेड एमिशन होगी। तो एमिशन के नतीजे में तो जो बीम है उसकी इंटेंसिटी क्या होनी है, इंक्रीज़ होनी है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन की जो प्रोबेबिलिटी थी वो आपने देखा था, वो बराबर है B21 इंटू रो वी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द हाई एनर्जी लेवल। और इसके यानी इसकी वजह से फोटॉन्स की तादाद बढ़ रही है, इसलिए इसके साथ मैं पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जो फोटॉन्स लो एनर्जी लेवल वाले एटम्स के साथ टकराएंगे वो वाले फोटोन तो अब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो उसके बदले में तो हमारी बीम की इंटेंसिटी कम हो रही है, इसलिए साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। B12 जो स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन का कोफिशिएंट है, रो वी इंटू क्या आ जाएगा, N1 आ जाएगा। अब हम ये देख चुके थे कि अगर ये दोनों एनर्जी लेवल डीजनरेट होंगे तो B12 और B21 जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो B12 है इसकी जगह भी B21 पुट किया जा सकता है, तो आपके पास आ जाएगा dN/dt। ये जो dN/dt इसे कहा जाता है रेट ऑफ लॉस, यानी कितना आपने गेन किया और कितना आपने जो है वो लूज़ किया। तो ये गेन वाली टर्म है और ये लूज़ वाली टर्म है। अब दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, रो वी जो है वो कॉमन आ रही है। उसके अलावा B21 और B12 हमने कहा था बराबर हैं, तो B21 और B12 अगर बराबर हैं तो ये दोनों भी कॉमन आ जाएंगे, यानी B12 की जगह भी B21 पुट किया गया, तो ब्रैकेट में बचा N2 माइनस जो है वो N1, ये आपके पास जो है वो आ गया, ये आपके पास आई dNt की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, di बाय dx इसकी वैल्यू जो है वो मालूम करते हैं। वो कैसे मालूम करेंगे, ये जो i की वैल्यू है ये किसके बराबर है, NHF इंटू यू। इसका डेरिवेटिव ले लें ज़रा लेफ़्ट साइड पे, तो वो आ जाएगा di/dx। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा dN/dx इंटू HF इंटू यू, क्योंकि डेरिवेटिव उसी टर्म का होता है जो चीज़ चेंज हो रही होगी। यहाँ पर फोटोन्स की तादाद तब्दील हो रही है या इंटेंसिटी तब्दील हो रही है। ये HF और U ये तो कांस्टेंट हैं, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी एमिट होनी है वो आपको पता है फिक्स्ड है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी पर्टिकुलर मीडियम वो फिक्स्ड है, तो इसका मतलब है ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो इस इक्वेशन का आपने डेरिवेटिव लिया तो ये चीज़ जो है वो बन गई। अब इस इक्वेशन में ऐसा करें, dN इंटू HF, ये जो U है इसको dx से डिवाइड कर दें। अब आप जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx/dt, dx को जब डिवाइड करें तो आ जाएगा u/dx इज इक्वल टू 1/dt। तो ये जो u/dx है इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1/dt। तो मैं जब इसकी जगह 1/dt पुट करूँगा तो सिचुएशन यूँ बन जाएगी, dN/dt इंटू HF इज इक्वल टू di/dx। तो ये आपके पास आ गई di/dx जो किसके बराबर आया, dN/dt इंटू HF। अब मैं इस इक्वेशन को di/dx, यहाँ पर ये जो dN/dt है इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, वैल्यू प्लेस कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 में आप देखें dN/dt की वैल्यू निकाल चुके हैं, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है B21 इंटू रो वी इंटू N2 माइनस N1, और साथ ये HF एज इट इज़ जो है वो आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो क्या चीज़ आ गई, B21 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप जो है वो di/dx की एक वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, di/dx किसके बराबर है, -α_i। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है और ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, लेट्स सपोज इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसकी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है -α × i,
और इसकी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है B21 इंटू रो वी, और साथ आ जाएगा N2 माइनस N1 इंटू HF। ये आपके पास जो है सिचुएशन, और हमने यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है वो हमने वैल्यू निकालनी है किस चीज़ की, वो निकालनी है अल्फ़ा की। फ़िलहाल आप माइनस अल्फ़ा आई की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें, NHF इंटू यू इज इक्वल टू B21 रो वी का है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी किसके बराबर थी, वो थी HF। तमाम फोटोन्स की तादाद जो है वो क्या है, स्मॉल n पर यूनिट वॉल्यूम। और हमने कहा था नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम को किस चीज़ से ज़ाहिर किया जाएगा, कैपिटल N से। तो ये आ जाएगा HF। तो रो वी की जगह आ जाएगा NHF। तो ये जो रो वी है इसकी जगह पुट कर दें NHF, साथ आ जाएगा N2 माइनस N1 और साथ आ जाएगा HF। ये NHF से कैंसिल हो जाएगा। अब आप सिर्फ ये देखें कि आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू लेफ्ट साइड पर रहनी है। ये माइनस साइन जब इधर जाएगा ना तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये सिचुएशन कुछ यूँ बन जाएगी, N1 माइनस N2, साथ HF है और साथ ही क्या है B21 है, डिवाइडेड बाय क्या है, U है। अब ये जो डिवाइडेड बाय U है, U किसके बराबर होता है, C/N। तो U की जगह पुट कर दें C/N। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी N1 माइनस N2 HF B21 डिवाइडेड बाय U की जगह पुट करेंगे C/N। तो ये C और ओवर वाला N जो है वो मैं ऊपर लिख दूंगा। तो ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब आप देखें, आपको पता है कि जो नॉर्मल हालात होते हैं उनमें N1 जो है वो ज़्यादा होता है और N2 कम होता है, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त ये जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी अगर नॉर्मल पॉपुलेशन है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन में। पॉपुलेशन इन्वर्जन में आप जानते हैं N1 इज़ लेस देन क्या होता है, N2, यानी हाई एनर्जी लेवल में ज़्यादा होते हैं एटम्स और लो एनर्जी लेवल में कम होते हैं। तो उस वक्त ये जो N1 माइनस N2 है, एक छोटी टर्म में से जब एक बड़ी टर्म माइनस की जाएगी तो उस वक्त आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है अंडर पॉपुलेशन इन्वर्जन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब आप क्या करें, इसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें, माइनस अल्फ़ा कह दें, उस माइनस अल्फ़ा को मैं कह देता हूँ K, और वो किसके बराबर हो जाएगा, N2 माइनस N1 HF इंटू B21 N ओवर C। अब ये जो इक्वेशन है आपके पास, I इज इक्वल टू I नॉट ई रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा, ये जो माइनस अल्फ़ा उसकी जगह मैं क्या पुट कर चुका हूँ, K पुट कर चुका हूँ इंटू X। अब आप जान रहे हैं K एक पॉजिटिव नंबर है। क्यों K पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज N2 इज़ ग्रेटर देन N1। तो जब एक बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को निकाला जाएगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और ये बाकी सारा कुछ तो है ही पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि इस वक्त आपकी जो इंटेंसिटी है वो पहले के मुकाबले में बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। अगर यहाँ पर आप डिस्टेंस प्लेस कर लें, इनिशियल इंटेंसिटी आप कहें वो कितनी थी, I नॉट। तो अब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन लेज़र ट्यूब की जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती। इसका मतलब इंटेंसिटी कभी बढ़ती बढ़ती इनफाइनाइट नहीं हो सकती, अनबाउंड नहीं हो सकती, बाउंड ही रहेगी। कितनी हो जाएगी वो डिपेंड करता है कि लेज़र ट्यूब की लेंथ कितनी है, ठीक है। लेज़र ट्यूब की लेंथ अगर L है तो ये बन जाएगी I नॉट ई रेज टू द पावर K ओवर L। तो ये जो K है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गेन कोफिशिएंट, और इसी गेन कोफिशिएंट की ही वैल्यू हम क्या कर रहे थे, मालूम कर रहे थे। अब इससे रिलेटेड हम दो एग्जांपल्स करते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं। पहली एग्जांपल ये है कि एक लेज़र ट्यूब है जिसकी लेंथ है 0.5 मीटर, यानी 500 जो है वो मिलीमीटर लॉन्ग है। तो ये आपके पास जो है वो डिस्टेंस है, यानी इसका मतलब है बीम ने मैक्सिमम ट्यूब में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो वो कहता है कि इस ट्यूब के अंदर आप लेज़र ऑपरेट करें और हमारी इंटेंसिटी जो है वो ओरिजिनल इंटेंसिटी के मुकाबले में डबल हो जानी चाहिए। तो अब आप देखते हैं कि ये रिलेशन है I इज़ इक्वल टू I नॉट ई रेज टू द पावर Kx।
यहाँ पर आई ओवर आई नॉट जो है वो निकालें तो वो आ जाएगा ई रेज टू द पावर के एक्स, और दोनों साइड पर नेचुरल लॉगरिथम ले लें तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट दैट मस्ट बी इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 ओवर x इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ i ओवर आई नॉट। अब यहाँ से अगर आप i और आई नॉट की रेशियो निकालें तो i ओवर आई नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो k की वैल्यू किसके बराबर आएगी 1 ओवर x की जगह कितना आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2। यहाँ पर आप जो है वो आई ओवर आई नॉट की वैल्यू प्लेस कर दें तो ये जो k की वैल्यू आएगी आपके पास आ जाएगी 1.386 और इसका यूनिट होगा पर मीटर, क्योंकि लेंथ आपने जो है वो मीटर में ली हुई है तो जब ये ऊपर जाएगा तो पर मीटर बन जाएगा। तो ये है गेन कोफिशिएंट, इसको स्मॉल सिग्नल गेन कोफिशिएंट भी कहा जाता है। स्मॉल सिग्नल इसलिए कहा जाता है कि ये ऑब्वियसली अनबाउंडेड नहीं है, बाउंडेड है, इसकी एक लिमिट है, इसलिए इसको स्मॉल सिग्नल कहा जाएगा। फिर k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब इस पूरी ट्यूब में जो है वो इंटेंसिटी जो है वो सिर्फ कितने परसेंट इंक्रीज़ कर रही है, ओनली 5% जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। दोबारा यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, k इज़ इक्वल टू 1 ओवर x, x की वैल्यू तो वही है 0.5 मीटर, लॉग ऑफ i ओवर आई नॉट। अब अगर 5% इंक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब है ओरिजिनल इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो इसमें जस्ट 5% इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब है ओरिजिनल इंटेंसिटी का 5% इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 1.05 आई नॉट। तो यहाँ पर आई ओवर आई नॉट की लॉगरिथम चाहिए 1 ओवर 0.5 और यहाँ पर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, अब ये आई की वैल्यू आई है 1.05 आई नॉट। यहाँ से अगर आप आई और आई नॉट की रेशियो निकालें तो वो बन जाएगी 1.05, तो आप यहाँ पर 1.05 लगा दें। तो यहाँ से आप नेचुरल लॉगरिथम लेंगे इसका और उसको 0.5 से जो है वो डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.098 पर मीटर। तो देखें अब यहाँ पर गेन कोफिशिएंट काफ़ी ज़्यादा था, यहाँ पर गेन कोफिशिएंट इतना ज़्यादा नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको इंटेंसिटी में फ़र्क भी कोई नहीं पड़ा, 5% ओनली डिफरेंस। यहाँ पर तो इंटेंसिटी डबल हो गई है, 100% इंक्रीज़ हो गई है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, यानी ये टॉपिक में आपको ये ड्राइव करना आना चाहिए और इसको अप्लाई करना आना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।